हेलो दोस्तों, वेलकम सुस्वागतम आप सभी लोगों का अंकित कुमार क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे, है ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 2 हो चुकी है और क्लास नंबर इन दोनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपको सबसे पहले कराई थी, यानी कि आप ये मान लीजिए जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने समझाया था कॉन्स्टिट्यूशन का या संविधान का, मैंने पहले ही कहा है उसको देखने के बाद ही राष्ट्रपति की इन क्लासेस को देखिएगा, क्योंकि वो और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। वैसे तो मैं बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी जो फ्रेशर होते हैं उनको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति से संबंधित क्लासेस 2 हो चुकी थी, जिसमें सबसे पहले मैंने इस राष्ट्रपति के बेसिक स्ट्रक्चर समझाया था, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद मैंने बेसिक आर्टिकल समझाए थे और उसके बाद आर्टिकल 54 समझाया था। तीनों की तीनों क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले जाके आपको इन्हीं क्लासेस को देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 55, जिसमें साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रोसेस यानी कि तरीका क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल या अनुच्छेद 55, आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में साफ साफ लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, तो चलिए आज इसी को डिस्कस करते हैं। तो क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है और बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं आज आपको इस क्लास में बताऊंगा जो क्या होती है, थोड़ी हैवी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कर लेना और पॉज करने के बाद फिर से रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो भारत के पहले नागरिक के निर्वाचन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि क्यों प्रधानमंत्री के जैसे हम राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं करा सकते। तो मैंने आपको अप्रत्यक्ष निर्वाचन में चीज़ें बताई थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन में, कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन एक तो काफ़ी समय भी लगता है उसे कराने में, दूसरा काफ़ी महंगा पड़ जाता है नहीं, काफ़ी समय ले लेता है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री के इलेक्शन में दरअसल हम क्या चाहते हैं, हम एक ऐसा राष्ट्रपति चाहते हैं जिसे लगभग सारे लोग पसंद करें, जबकि प्रधानमंत्री के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है या नहीं है। चलो समझते हैं आज इसी चीज को। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में अपनाई गई है, आप कह सकते हो, इसको इधर लिखना, ये चलो लिख लो। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में हमने एक सिस्टम लिया है जिसका नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। आप इसमें कहोगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आप सिस्टम कह सकते हो। तो इसे अपनाया गया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, यानी कि जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, उस उम्मीदवार को 100 के 100% लोग पसंद करें। इसका मतलब है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। समझ में आई बात या नहीं है? यानी कि अनुपात पसंद करने का ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। समझ में या नहीं आया? और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद करने के तरीके को ही क्या कहते हैं, वरीयता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वरीयता कहा जाता है। प्रीफरेंशियल बोल सकते हो आप, ये कहा जाता है।
बात समझ में आई या नहीं है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को वरीयता के आधार पर क्या किया गया है, बांटा गया है, या वरीयता के आधार पर क्या किया गया है, इसका निर्वाचन शुरू किया गया। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। जो निर्वाचन गण होगा, जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, उस इलेक्टोरल कॉलेज वो किस पे आधारित होगा, यानी कि वो वरीयता के आधार पर क्या करेगा, इलेक्शन कराएगा। पसंद के आधार पर क्या करेगा, इलेक्शन कराएगा। अब पसंद के आधार पर इलेक्शन कैसे कराएगा, ये चीज जाननी है, ठीक है। सबसे पहले इस लाइन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग राष्ट्रपति को क्या करने चाहिए, पसंद होने चाहिए। यानी कि जो निर्वाचित सदस्य खड़े हुए हैं, उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा अनुपात में लोग क्या करें, पसंद करें। और इसी के अंदर एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसे कहा गया है एकल संक्रमण्य वोट प्रणाली या मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये है पूरा का पूरा। कहने का मतलब एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली क्या होती है, अब इसको आप अब समझ में आ जाएगा। एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली या पद्धति का मतलब क्या है वो आपको अभी समझ में आएगा। इसको भी दिमाग में रखो कि एक वोट है, उस एक वोट को हस्तांतरित करना है या हस्तांतरित करना है एक जगह से दूसरी जगह। बस समझ में आया नहीं? अब वो कैसे करेंगे वो अभी समझ में आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट या नहीं? सबसे पहले हम देखते हैं, देखो अनुपातिक पद्धति प्रतिनिधित्व पद्धति में हमारे पास दो चीजें होती है। एक तो है प्रधानमंत्री का इलेक्शन, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, एक तो इसका इलेक्शन हो गया, और एक राष्ट्रपति हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर प्रधानमंत्री की तरह राष्ट्रपति का इलेक्शन क्यों नहीं करवा लेते? तो मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति को ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करने चाहिए, पसंद करने चाहिए। लगभग 100% लोगों की पसंद होनी चाहिए राष्ट्रपति, जबकि प्रधानमंत्री में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो कैसे नहीं होता है। मान के चलिए प्रधानमंत्री का इलेक्शन कराना है, इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया, और उसके अंदर क्या किया, मान लो हिंदू पार्टी या हिंदू सदस्य ज़्यादा होंगे, हिंदू पीपल या हिंदू पार्टीज़ के लोग क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, लगभग 60% हिंदू है। मुस्लिम पार्टीज़ के मेंबर मान लो 30%, और अदर पार्टी के मेंबर मान लो 10%। तो हिंदू पार्टी तो हिंदू लोगों को, मतलब हिंदू पार्टी जो है, सारे के सारे हिंदू तो हिंदू पार्टी को देंगे ना वोट, है इनके जो हिंदू कैंडिडेट खड़ा होगा उसे देंगे। तो मान के चलो कोई उम्मीदवार हिंदू खड़ा हुआ है यहाँ पर, या कोई भी क्या है उम्मीदवार खड़ा, देखो जातिवाद तो हर इलेक्शन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है या नहीं है? तो जिसे ज़्यादा वोट मिली वो क्या बन गया, प्रधानमंत्री। यानी कि उस व्यक्ति की पार्टी किस में आ गई, सत्ता में आ गई। इसका मतलब यह है कि इस प्रधानमंत्री को 60 लोगों ने तो पसंद किया, लेकिन 40% लोगों ने पसंद नहीं किया। राष्ट्रपति में ऐसा नहीं कर सकते भाई। इस सिस्टम को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। समझ में आया? सबसे पहले आगे निकलने या खंबा छूने की प्रथा या प्रक्रिया। समझ में आया नहीं? जिसने सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर ली उसकी पार्टी किस में आ जाएगी, सत्ता में आ जाएगी, है ना। तो इसे अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो 60% लोगों ने प्रधानमंत्री को पसंद किया है, जबकि 40% लोगों ने प्रधानमंत्री को नापसंद किया है। ऐसा राष्ट्रपति के चुनाव में हम नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कि भारत का जो पहला नागरिक है कम से कम वो सारे के सारे लोगों की पसंद से क्या करे, चुना जाए। क्लियर है नहीं है? तो यहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को ना अपनाकर एकल संक्रमणीय या हस्तांतरित वोट प्रणाली को अपनाया गया। बात समझ में आई या नहीं? तो समझ में आ गया क्यों है, और ये क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो समझ में आएगा ना कि हमने क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री के इलेक्शन में ऐसा, या फिर राष्ट्रपति के इलेक्शन में प्रधानमंत्री जैसा क्यों नहीं किया, तो इसीलिए नहीं किया। ठीक है, तो अब देखो जरा यहां पर होगा क्या। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि निर्वाचन मंडल या आप कह लो निर्वाचन गण का गठन कर दिया, या आप कह लो निर्वाचन मंडल का गठन कल हो गया था। सबसे पहला यही प्रोसेस होगा, इसको बोलेंगे इंग्लिश में इलेक्टोरल कॉलेज।
इलेक्टोरल कॉलेज। और ये इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति का जो इलेक्शन कराएगा वो किस आधार पर कराएगा? तो इसका आधार क्या होगा? तो आप कह सकते हो इसका बेस जो होगा किस आधार पर कराएगा? तो आंसर होगा वरीयता के आधार पर। बात समझ में आई है नहीं? तो आप कहोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीफरेंशियल, प्रीफेर करेगा कहने का मतलब, या आप कह सकते हो पसंद के आधार पर, पसंद के आधार पर। अब ये पसंद कैसे काम करेगी इसी चीज को समझना है। तो किस आधार पर करेंगे? वरीयता के आधार पर इसको किया जाता है। देखो ध्यान से सुनो, प्रधानमंत्री के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचन गण होता है, निर्वाचक गण जो होता है, ये निर्वाचक गण क्या करता है? इसके दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल तो ये है कि कम से कम राष्ट्रपति के इलेक्शन में सभी नागरिक शामिल हो। अब सभी नागरिक डायरेक्ट शामिल ना हो, इनडायरेक्ट उनको क्या किया जाए? शामिल किया जाए। तो पहला प्रिंसिपल इस इलेक्टोरल कॉलेज का क्या होगा? नंबर 1 कि सभी नागरिक इसमें शामिल हो, सभी नागरिक राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या हो? शामिल हो। और दूसरा आता है, याद है मैंने कल बताया था, पैरिटी, समतुल्यता। समतुल्यता कहने का मतलब कि केंद्र और राज्य इन दोनों की भूमिका बराबर हो। केंद्र और राज्य इन दोनों की जो भूमिका है वो कैसी हो? बराबर हो। तो हमें इस तरीके से इलेक्शन करना है कि सभी नागरिक उसमें शामिल भी हो जाए और केंद्र और राज्य में विवाद भी ना हो, या केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन में और राज्य कम रहे, या राज्य ज़्यादा हो जाए केंद्र कम रहे। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस करना है कि दोनों को क्या मिले? बराबर का क्या मिले? अधिकार मिले। किसके इलेक्शन में? राष्ट्रपति के इलेक्शन में। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो होगा क्या। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर इसके अंदर सभी नागरिकों को शामिल कैसे किया जाएगा। या आप एक काम करो, सबसे पहले हम इस सिद्धांत को देखते हैं, समतुल्यता कैसे होगी। ऐसा क्या करे कि केंद्र और राज्य इन दोनों की भूमिका बराबर रहे। क्लियर है नहीं है? सबसे पहले ये देखते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो देखो, एक तो होती है केंद्र में तो होगी संसद, राज्य में होगी विधानमंडल। संसद को एमपी बोलते हैं और जो विधान सभा होती है उस विधानसभा के मेंबर को एमएलए बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। तो हमें एमपी और विधायक इन दोनों के मतों का मूल्य कैलकुलेट करना है, कितना होगा। समझ में आया ना? तो सभी राज्य की विधानसभाओं के क्या? निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य, और दूसरा हो जाएगा किसका? एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य। अगर ये दोनों मूल्य निकल कर आ जाए तो हम फिर वैध मत निकालकर क्या कर सकते हैं? एक राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक प्रोसेस जो हो चलना चाहिए, यानी कि दोनों की भागीदारी बराबर हो, ये काम कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे उसको सुनो। देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं, राज्य और केंद्र को बराबर का दर्जा देना है। तो सबसे पहले मैं राज्य की बात करता हूं, और राज्य में मैंने आपको बताया था कल कि राज्य का कौन सा भाग शामिल होता है? तो विधानमंडल के अंदर विधान परिषद शामिल होती है, राइट। और उल्टा बोल दें क्या, विधानमंडल के अंदर विधानसभा शामिल होती है, विधान परिषद शामिल नहीं होती है। तो विधानसभा, कौन सी सभा? विधानसभा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हो गया। अब इस लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं विधायक। तो एक विधायक के मत का मूल्य कितना होगा? एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा? वैल्यू ऑफ द वोट, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ अ एमएलए। एक एमएलए की वोट का मूल्य क्या होगा? ध्यान से सुनना कैसे निकालते हैं। लास्ट क्लास जिसने नहीं देखी उसके ये क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आने की, ये बात पक्की है।
लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, तो लगभग कितने मेंबर निकल कर आए थे वहां पर, तो 4800 लगभग 96 के करीब निकल कर आए थे, है ना। एक तो हो गया 4120 विधानसभाओं के सदस्य और 776 किसके थे, संसद के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, दोनों को जब जोड़ा था तो 4896 सदस्य आ गए थे, राइट। तो वो थे वोटर्स, वो क्या थे, वोटर्स। मैं फिर बताता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी आई थी, 776। संसद से कितने वोटर्स जाएंगे, 776। विधानसभा से कितने जाएंगे, विधानसभा से तो टोटल 4120। जब दोनों को जोड़ोगे तो 6, 9, 8 और 4 यानी कि 4896 वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब संसद के सदस्यों को बोला जाता है एमपीज, और विधानसभा के सदस्यों को बोला जाता है विधायक या एमएलए, राइट। तो मैं यहां पर एक विधायक कितनी वोट लेकर जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सभी नागरिक भी इसमें क्या हो, शामिल हो, हाँ या ना। तो ऐसे में क्या होगा, अगर एक विधायक के मत का मूल्य निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो उस राज्य की जनसंख्या है, यानी कि राज्यों की जनसंख्या, उसे डिवाइड कर दो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से। उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से, और इस पूरे कैलकुलेशन को डिवाइड कर दो 1000 से। देखो 1000 से डिवाइड करने का मकसद ये है कि अगर देखो जनसंख्या कितनी ज़्यादा होगी और निर्वाचित सदस्य कितने कम हो गए तो लाखों में आ जाती है जनसंख्या। अब लाखों में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, तो किसी तरीके से कैलकुलेशन को आसान करना है तो उसे डिवाइड किससे कर देते हैं, 1000 से। बाकी इसका कोई रोल नहीं 1000 का। समझ में आई बात या नहीं आई। तो एक विधायक के मत का मूल्य निकालना है तो सिंपल है, वो विधायक जिस राज्य का है उस राज्य की जनसंख्या और बटे उस राज्य के निर्वाचित सदस्यों की, किसमें, विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं हमारे यूपी की, किसकी बात करता हूं, हमारे यूपी की। अब यहां पर पॉइंट ये है कि सर राज्य की जनसंख्या कौन से वाली लेनी है, ये भी पॉइंट है, समस्या है यहां पर। आज क्या चल रहा है, 2022 है ना, तो 2021 की जनगणना होनी है, तो लगभग 2022 या 23 में आ जाएगी 2021 की जनगणना, जनसंख्या। तो राज्यों की जनसंख्या क्या हो, इस पर एक बहुत बड़ा विवाद है। दरअसल क्या था कि जिस वक्त राष्ट्रपति के इलेक्शन होते थे उस वक्त क्या हुआ, जैसे जैसे देखो 1952 से शुरू हो गए थे राष्ट्रपति के चुनाव। बापू क्या नाम था उनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें और भी कहते थे, एक बाबू भी कहते थे शायद, है ना, बाबू जी। तो उनका इलेक्शन हुआ था, तो 1952 में हो गया, जनसंख्या आ गई थी 1951, 1961, 1971। अब इंदिरा गांधी के समय समस्या ये आई, जब 1971 का समय आया, कि दक्षिण भारत की जनसंख्या तो कम थी और उत्तर भारत की जनसंख्या ज़्यादा थी। तो जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा थी उस राज्य के जो प्रतिनिधित्व थे संसद में, वो क्या करते थे, ज़्यादा वोट करते थे, यानी कि ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, या उनके राज्यों के विधानसभा के सदस्य भी ज़्यादा होते थे, ज़्यादा वोट करते थे। जबकि दक्षिण भारत के लोगों के जो लोग जाते थे ना राष्ट्रपति के निर्वाचन, वो कम होते थे। तो एक तरीके से वही भेदभाव वाली बात आ गई। कम से कम राज्य के विधानसभा के मेंबर कम से कम एक आसपास के फिगर में तो होने ही चाहिए। देखो इक्वल तो कभी नहीं होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के बराबर होगी, तो आंसर हो गया एक विधायक के मत का मूल्य क्या हमेशा बराबर होगा, तो नहीं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लगभग 150 से आप कह लो 200 तक क्या होगा, बीच में इसी में ही होंगे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के समय या इंदिरा गांधी ने एक संशोधन किया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन में, यहीं पर ही लिख लेना, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसमें इंदिरा गांधी ने साफ लिखवा दिया था कि हम 1971 की जनसंख्या को फॉलो करेंगे या जनसंख्या के आंकड़े को रखेंगे हमेशा। कब तक रखेंगे, 2000 ईस्वी तक।
2000 ईस्वी तक 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही राष्ट्रपति का क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। यानी कि राज्यों की जनसंख्या कितनी रखी जाएगी, 1971। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई थी, 42 दूनी 84, 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2000 में, तो आप इसको कह लो 2001 में। अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। उन्होंने कहा कि भाई 1971 की जनसंख्या ही काउंट होगी भाई, है या नहीं है, और इसी को ही बढ़ा दिया कब तक, तो आंसर होगा 2026 तक। यानी कि 2026 तक राष्ट्रपति के इलेक्शन में 1971 की जो राज्यों की जनसंख्या थी वही रखी जाएगी। समझ में आई बात या नहीं आई? तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है ना। तो अब यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनसंख्या रखेंगे हम इसमें, तो उत्तर प्रदेश की हम आज की जनसंख्या नहीं रखने के, उत्तर प्रदेश की 1971 की जनसंख्या रखी जाएगी। और 1971 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी रही होगी, तो लगभग 8,83,42,521 करोड़ रही थी। तो ये होगी थी उस वक्त की जनसंख्या। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी रही होगी उस वक्त, तो उस वक्त क्या थी, देखो भाई जनसंख्या ज़्यादा थी तो मेंबर्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब ये घटते बढ़ते होते हैं, तो आज के हिसाब से रख लेते हैं 403, मतलब काफ़ी समय से यही आंकड़ा चलता रहा है 403 का, ठीक है। तो जब आप इससे से डिवाइड करोगे, तो लगभग 212.210 इतने मेंबर आएंगे। और इसे डिवाइड करना है कितने से, 1000 से। तो जब 1000 से डिवाइड करोगे तो 219.212 मेंबर आ जाएंगे। अब देखो पॉइंट के 3 डिजिट तक काउंट करना है। अगर ये डिजिट 500 से ज़्यादा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, और अगर ये डिजिट 500 से कम है तो मतलब इसे हटा ही देंगे। तो 219 का आंकड़ा रख लो। अब 219 नहीं है वर्तमान में, या आप कह लो एक विधायक के मत का मूल्य लगभग 208 आता है यूपी से। ये 219 क्योंकि मैंने ये वाली जनसंख्या रखी है, मैंने निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी रखी है, 403 रखी है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो पॉइंट ये है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी थी और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या इतनी थी, जब इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो 208। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश में एक विधायक के मत का मूल्य कितना है, 208 है। समझ में आई बात या नहीं आई? एक विधायक के मत का मूल्य। आप एक तरीके से एग्जाम्पल दूसरा रख लो। मान लो एक राज्य की जनसंख्या कितनी है, मान लो 1 लाख है या 10 लाख है। मान लो एक राज्य की जनसंख्या कितनी है, 10 लाख, ठीक है, हो गया ना, 10 लाख है। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या मान लो उसमें 10 है, राइट, और भाग करना है कितने से, 1000 से। तो 1 0 से 1 0 गई और 3 0 ये हटा दो, तो लगभग यानी कि 100 मेंबर, यानी कि एक विधायक के मत का मूल्य कितना होगा, आंसर होगा 100 वोट। मैंने बताया था ना, कितनी वोटें बताई थी मैंने, वोटर्स कितने बताए थे, 4896। तो 4896 के अंदर जो विधानसभा के वोटर्स थे उनमें एक वोटर स्पेशली यूपी के मत का मूल्य कितना होगा, 208। यानी कि यूपी का एक विधायक अपने साथ 208 वोट लेकर जाएगा किसके इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो जब उत्तर प्रदेश के एक वोटर कितनी वोट लेके जाएगा, 208, 403 है, जब 208 गुना 403 करोगे तो कुछ आंकड़े या कुछ वोट्स निकल कर आएंगे, लगभग 9,000 निकल कर आएंगे, है ना। तो इतनी वोट वो लेकर जाएगा। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? तो ये आंकड़ा आ जाएगा लगभग, है ना। तो ये इस तरीके से निकालते हैं एक विधायक के मत का मूल्य। अब ऐसे ऐसे हर राज्य के विधायकों का मत का मूल्य निकाल लेंगे, है ना। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, सब राज्यों का निकाल लेंगे और सब राज्यों के विधायक के मत का मूल्य क्या करेंगे, निकालकर एक आंकड़ा पेश कर लेंगे कि इतना होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? तो इस तरह निकलता है एक विधायक के मत का मूल्य किसमें, विधानसभा में। अब ये तो हो गया किसको समान रखने के लिए, विधानसभा को समान रखने के लिए। अब विधानसभा के बाद एक केंद्र भी तो है, और केंद्र में क्या होता है, संसद, और संसद के मेंबर को क्या कहते हैं, सांसद। तो एक सांसद के मत का मूल्य कितना होगा, अब ये निकालना है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से। तो एक विधायक के मत का मूल्य आपको सिंपल करना यह है,
अगर निकालना हो उस राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य और उसे 1000 से क्या दे देना है, भाग। तो एक विधायक के मत का मूल्य निकल कर आ जाएगा। अब राज्य, अब मैं केंद्र की बात करता हूं। केंद्र में यानी कि सांसद यानी कि एक एमपी के मत का मूल्य क्या होगा। तो एक एमपी के मत का मूल्य निकालने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, फॉर्मूला क्या है, सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, है ना। और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भाग दे देनी है किससे, तो आंसर होगा, इसे भाग दे देनी है किससे, आप लिखोगे सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और सांसदों की कुल संख्या, सांसदों की कुल संख्या, इससे क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना और क्या निकल कर आ जाएगा, एक विधायक के मत का मूल्य। बात समझ में आई नहीं है, सॉरी एक विधायक कह रहा हूं, एक सांसद के मत का मूल्य, द वैल्यू ऑफ 1 MP। कैसे निकालोगे, अब चलो चेक करते हैं। सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत के मूल्य को, सॉरी इसे पूरे लिख लेना, सदस्यों के मत का मूल्य अभी निकाला पीछे, अभी तो बताया भाई राज्यों की जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और भाग कर दो 1000 से। तो सारे के सारे राज्य, जब सारे के सारे राज्यों के विधायकों के, ये विधायक है ना, निर्वाचित सदस्य इनके विधायक, उन विधायकों के मत का मूल्य जोड़ा गया सारे के सारे राज्यों का, यानी कि जैसे यूपी का 208 आ गया, ऐसे ही किसका आ गया, MP वगैरह का, है ना, बिहार का आ गया, उत्तराखंड का, ऐसे ऐसे सबके जोड़ ले जैसे इसमें विधानसभा थी, खैर सारे में ही है। तो जब इन सारी चीजों को जोड़ा गया तो सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो कितना आएगा, तो आंसर होगा आपका 5 लाख, जब सारी जोड़ लोगे 5,49,474 सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य, सभी राज्यों के, जैसे यूपी का हमने 208 निकाला था, ऐसे सारों का निकाल लिया, तो कितना आया, 5,49,774 ये निकल कर आया। और इसको डिवाइड करेंगे सांसदों की कुल संख्या से, सॉरी कितनी है, 776। जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो आंसर होगा 708 आएगा। तो एक MP के मत का मूल्य निकल कर आ गया कितना, 708। तो अगर इस MP की टोटल वोट कैलकुलेट करनी है, कहने का मतलब ये सारे के सारे MP कितने हैं, 776, कितनी वोट लेकर जाएंगे, जब एक सांसद की कितनी जा रही है, 708, तो 776 की कितनी वोट होगी, इन दोनों के ठाके क्या कर दो, गुणा, तो कितना आ जाएगा, तो इसका भी लगभग इक्वली आएगा, 5,49,408 आ जाएगा, 5,49,408। तो है ना, देखो केंद्र की वोट बराबर आ गई, राज्यों के विधानसभाओं की वोट भी बराबर आ गई, तो होगी ना समतुल्यता, भूमिका क्या होगी, इक्वल होगी, सारी की सारी वोट क्या होगी, लगभग इक्वल होगी, बराबर होगी, है ना। तो अगर पूछा जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुल कितनी वोट डलेंगी, तो सांसद से कितनी जाएगी भाई, MP से कितनी जाएगी, 5,49,474, और ये तो किसकी होगी, विधानसभाओं की होगी, सांसदों की कितनी होगी, 5,49,408, तो लगभग ये निकल कर आएगा 10,98,882। तो टोटल इतनी वोट गिरती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो वोट इतनी गिरती है और वोटर्स कितने हैं, 4,896। ये 4,896 वोटर्स हैं जिनके पास 10,98,882 वोट हैं। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं है, ऐसो निकलती है सारी की सारी चीजें। समझ में आई बात या नहीं आई, आई होप आ गई होगी। कुल वोट कितनी डलती है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्य को जोड़ दिया सारों के, तो कितना आ गया, 5,49,774, यानी कि एक विधायक के मत के मूल्य से हमने सारी वोट निकाल ली। ऐसे ही हमने एक सांसद के मत के मूल्य से सारी वोट निकाल ली, दोनों को जोड़ दिया और दोनों को जोड़ने के बाद कुल वोट आई कितनी, 10,98,882।
और कल की क्लास में मैंने बता दिया था कि वोटर्स कितने हो गए, 4896। बताओ जी, समझ में आया नहीं? यानी कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तब वोट कितनी डलेगी और वोटर्स कितने होंगे? तो वोटर्स होंगे 4896 और वोट डलेगी 10,98,882। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? तो ये था पूरा का पूरा क्या प्रोसेस। कहने का मतलब क्या है कि वोट कितनी डलेगी और वोटर्स कितने होंगे। अब हम देखते हैं वोटिंग होगी कैसे। दो चीज समझनी है, एक तो मत कैसे डलेंगे और दूसरा उनकी काउंटिंग कैसे की जाएगी, उनकी गणना कैसे की जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों चीज को समझते हैं और आर्टिकल 55 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। तो भाई स्क्रीनशॉट के लिए माफ करना है ना, आप ले लेना स्क्रीनशॉट जैसे भी हो सके आप पॉसिबल, पीछे थोड़ा करके स्किप करके तो देख लेना है ना, मैंने एकदम रफ कर दिया। तो अब हमें करनी है वोटिंग, मत डालने हैं। वोटिंग कैसे होगी? तो मैंने अभी बताया वोटिंग जो होगी वो वरीयता के आधार पर होगी, पसंद के आधार पर होगी। कहने का मतलब जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे हमें उनके बारे में अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें नंबर देने हैं कि आप इसे कितने, आपकी पसंद कौन से नंबर की है, पहले है या दूसरे की है। तो मान के चलो 4 कैंडिडेट्स खड़े हुए, ए, बी और सी। राष्ट्रपति के चुनाव में 4 कैंडिडेट्स खड़े हुए और सारे के सारे वोटर्स से यह कहा गया कि भाई आप एक काम करो, हमें बताओ कि आप वरीयता के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर यह बताओ कि आप इन्हें कितने नंबर देते हो। पहला कौन सा है आपकी पसंद का, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा है। तो आपने कहा कि सर सी मेरा पहला है, ए मैं दूसरे पसंद है मेरी, बी मेरी तीसरी पसंद है और डी मेरी चौथी पसंद है। तो देखो ये होती है वरीयता, अपनी पसंद दिखा दी। पसंद सबको करेगा, ऐसे नहीं कि ना पसंद नहीं करेगा, बस कम या ज़्यादा पसंद करेगा। वो है ना, कान ऐसे ना पकड़ के हमने कैसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, सिंपल। बात समझ में आई या नहीं है? तो वरीयता का ये केस है कि बेटा पसंद तुझे करना पड़ेगा, चाहे तू उसे नंबर 1 पे रख, चाहे उसे नंबर 4 पे रख। बात समझ में आई या नहीं है? तो ऐसे क्या कर दी, वोटिंग कर दी सभी ने कि मैं सी को क्या क्या सी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सी को पसंद किया पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सभी लोगों ने ए को पसंद किया, तीसरे नंबर पर सभी ने बी को पसंद किया और सभी लोगों ने चौथे नंबर पर डी को पसंद किया। तो सब ने ऐसे ऐसे क्या डाल दी, वोट डाल दी भाई वोट। अब इन वोट करनी है, अब इन वोट्स की क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। तो अब देखो काउंटिंग कैसे होगी, गणना कैसे होगी, काउंटिंग कैसे होगी, इस चीज को बड़े ध्यान से समझो, है ना। थोड़ा अटपटा सा भी शुरू हो जाएगा, है ना, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को कि अब काउंटिंग कैसे की जाएगी इसकी। ठीक है, तो देखो अब मान के चलिए आप लोग, माना देखो काउंटिंग के लिए क्या होता है, वैध मत निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़े हैं? सबसे पहले काउंटिंग या गणना करने के लिए कोटा होता है, या आप कर लो वोटिंग करने के लिए सबसे पहले। अच्छा, इसमें एक लाइन और जोड़ लो, वोटिंग करने के लिए क्या होता है, कोटा होता है। क्या होता है? कोटा निकालना पड़ता है एक। कोटा का मतलब होता है कि भाई तुम्हारे पास इतनी वोट तो होनी ही चाहिए, इतने से कम हुई तो तुम रेस से बाहर। बात समझ में आई या नहीं? तो इतनी वोट से ऊपर आने चाहिए। जैसे पास फेल का नहीं होता ना, 33% पे 33% से नीचे जिसके वह वो फेल है या नहीं है, तो बस वैसे ही है, कोटा निर्धारित कर दिया। चाहे आपका राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, चाहे उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधान परिषद को, सब में कोटा डिसाइड होता है, राज्यसभा में भी होता है। तो कोटा कैसे निकालते हैं? तो कुल वैध मत बटे वैकेंसी कितनी है ना, पद कितने हैं, प्लस 1 जोड़ देते हैं और इन सब में भी प्लस क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? तो कुल वैध मत पद प्लस 1 और फिर सब में क्या जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। अब लेट सपोज माना कुल वैध मत कितने हैं, 100। कुल वैध मत मान लो, माना कुल वैध मत इज इक्वल टू 100।
तो 100 बटे पद कितना राष्ट्रपति का, एक ही तो पद है भाई, वैकेंसी तो एक ही है राष्ट्रपति की, प्लस 1 जोड़ दो और यहां प्लस 1 कर दो, तो 100 बटे 2 50 और प्लस 1 यानी कि 51, यानी कि 51 वोट जिसकी भी आ जाएगी वो राष्ट्रपति बन जाएगा। सिंपल, कितनी कोटा निर्धारित कर दिया। अगर 51 से कम रही, भाई देखो 51 तो मिल नहीं सकती वोट क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 50 वोट मिल सकती है या नहीं, 50-50 से हो सकता है। सिंपल ये है कि 51 से ज़्यादा जिसकी भी वोट आ जाएगी, जिसकी भी क्या आ जाएगी, जब वोटिंग होगी वो आ जाएगी, 51 से ज़्यादा हो जाएगी, वही क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। तो बनाते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये निकालते हैं, इस तरीके से कोटा निकालते हैं। अब देखते हैं काउंटिंग कैसे होगी, गणना कैसे होगी, ठीक है। तो गणना में सभी को इससे ऊपर लाने ही लाने हैं, ठीक है। अब देखो, अब मान के चलो गणना में हुआ क्या कि भाई हमने 100 वोट हमारे पास थी, कुल वैध मत कितने हमारे पास 100 हैं, तो 100 में से हमने A, B, C और D, 100 में से A को मिल गए 40, B को मिल गए कितने, आंसर होगा 30 मिल गए मान लो, C को मिल गए 20 और D को मिल गए 10, ऐसे मान लो, ठीक है। A को कितने मिल गए, 40 वोट मिल गए, B को 30 वोट मिल गए, C को 20 वोट मिल गए और D को 10 वोट मिल गए। तो इन सभी में पहले नंबर पर कौन चल रहा है, मान लो फर्स्ट स्टेज थी ये, यानी कि आप कह लो राउंड 1 है, ये स्टेज 1 है, ठीक है। अब स्टेज 1 की पहली काउंटिंग, फर्स्ट काउंटिंग में पहले स्थान पर रहा A, तो जरूरी नहीं है कि दूसरी काउंटिंग में भी A ही जीतेगा, क्या हो सकता है, जो पलड़ा है वो पलट सकता है, ठीक है। समझ में आई या नहीं। खैर हमारे भारत के इलेक्शन में जब भी राष्ट्रपति का हुआ है, पहली काउंटिंग में ही मामला निपट गया है ना, दूसरी की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार हुआ है बस दूसरे का, वीवी गिरी के समय पे, ठीक है। तो अभी A ऊपर है सबसे, और D क्या है, सबसे कम वोट लिए बैठा है, तो D को कर दो बाहर, D हो जाएगा, D को यहां से क्या कर दो, निकाल दो। अब ध्यान से सुनो क्या पॉइंट है। अब जब D की वोट काउंट हुई तो D को सबसे कम वोट मिली, 10 लोगों ने ही इसे पहले बार पसंद किया है, यानी कि D जो है वो 10 लोगों की पहली पसंद है या नहीं है। तो अब इन 10 वोट को क्या करना है, ट्रांसफर करना है A, B और C में, इसी का मतलब है एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली। समझ में आई बात या नहीं। अब जो हारा है उसकी वोट को स्थानांतरित करना है बाकियों में, क्लियर है नहीं है? क्योंकि एक बात बताओ मुझे, डी की जितनी भी वोट मिली है, गिरी हुई है, वो इन 10 लोगों की पहली पसंद थी डी, तो दूसरी, तीसरी या चौथी पसंद ए और बी सी में से रही होगी, तो ए बी सी। अब काउंट करेंगे कि इन 10 लोगों ने दूसरी प्रेफरेंस, दूसरी पसंद किसको किया है। इन 10 लोगों ने पहला पसंद तो किसे कर लिया, डी को, दूसरे पसंद किसे किया है, अब ये चेक करना है, ठीक है ना, ठीक है। तो इन 10 लोगों ने, ऐसे मान लो ए को कितने लोगों ने पसंद किया है, तो आंसर होगा इसमें, मान लो ए को कर लिया भाई 2 लोगों ने पसंद, बी को कितने लोगों ने पसंद किया, तो बी को मान लो 6 लोगों ने पसंद किया, सी को कितने लोगों ने पसंद किया, तो 6 2 8, 2 लोगों ने पसंद कर दिया, ठीक है भाई। तो ऐसे पसंद हो गया। तो अब जब ये होगी पहली काउंटिंग, ये हो जाएगी दूसरी काउंटिंग, ये हो जाएगी सेकंड काउंटिंग। तो सेकंड काउंटिंग में कितना निकल कर आया, अब काउंट कर लो, ए बी सी और डी। तो ए को कितनी वोट मिल गई भाई, डी तो केस से भारी हो गया, तो डी तो हटा ही दो। तो ए के पास 40 वोट थी और ए को 2 वोट यहां मिल गई, तो कितनी होगी 42। बी के पास यहां 30 थी, बी को यहां 6 मिल गई, तो कितनी होगी 36। सी के पास यहां 20 थी, यहां कितनी मिल गई 2, यानी कि 20 + 2 यानी कि 22। कितनी वोट मिल गई, 22 वोट मिल गई। बताओ जी, इतनी बात समझ में आई या नहीं भाई, आगे। अब ये आंकड़ा है, अब होगी थर्ड काउंटिंग। अब देखो जरा यहां, अब इनमें सबसे कम वोट किसकी है, सी की है, तो अब सी को बाहर करो, अब सी को क्या करो, बाहर निकालो। अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने यहां लिखा 20 + 2, 20 वो लोग हैं जिनकी पहली पसंद सी है,
और 2 वो लोग हैं जिनकी दूसरी पसंद क्या है, दूसरी पसंद क्या है भाई, सॉरी 20, क्या बोल रहा हूं, 20 वो लोग हैं जिनकी पहली पसंद क्या है, सी, और 2 वो लोग हैं जिनकी दूसरी पसंद क्या है, सी है। क्लियर है नहीं है भाई? देखो यहां पर डी की सी की पहली जितने भी ये 20 लोग हैं इनकी पहली पसंद क्या हो गई, सी हो गई, तो फर्स्ट प्रीफरेंस क्या हो गई, सी। अब इन 2 लोगों ने दूसरी प्रीफरेंस किसे दी थी, सी को दी थी, तो दूसरी प्रेफरेंस किसको मिल गई, सी को। यानी कि इन 2 लोगों की दृष्टि में सी को दूसरे स्थान पर इन्होंने रखा है। तो चलो सबसे पहले ये निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट प्रीफरेंस वाले लोग जो सी को किसने रखा है, पहले किस पर रखा है, पहली पसंद है कितने लोगों की, 20 लोगों की। तो जिन 20 लोगों की पहली पसंद क्या है, सी है, इसका मतलब उनकी दूसरी पसंद ए, बी और डी में से एक होगी, हाँ या ना? तो ये जो 20 वोट है ये किस में डलेंगे, या तो ए को, या बी को, या सी, डी को। सी तो भारी हो गया, डी को। भाई इन 20 लोगों की पहली पसंद तो सी है, तो इन 20 लोगों की दूसरी पसंद क्या होगी, तो ए और बी और डी में से एक होगी। तो मान लो ए को कितने लोगों ने पसंद किया, यहां मान लो ए को कर लिया कितने लोगों ने पसंद, आप लगा लो कुछ भी, ए को कर लिया 5 लोगों ने पसंद, बी को कितने लोगों ने पसंद किया, तो आप मान लो बी को पसंद कर लिया है 12 लोगों ने, ठीक है, या 15 लोगों ने, मान लो, चलो 15 लिख लो, 15 लोगों ने। डी को कितने लोगों ने पसंद कर लिया, तो 15, 5 लोगों ने डी को पसंद किया, ऐसे निकल गया। लेकिन डी तो बाहर है, डी तो क्या है भाई, पहली ही बार में बाहर हो गया डी तो डी को पसंद करने वाले कितने हैं, 5, हाँ या नहीं है भाई? डी तो पहले ही बाहर हो चुका है ना। देखो पहले ध्यान से समझो, एक बार फिर समझो, 20 ऐसे लोग हैं जिनकी पहली पसंद सी है और 2 ऐसे लोग हैं जिनकी दूसरी पसंद क्या है, सी है। जिन लोगों की पहली पसंद सी थी, इसका मतलब यह है कि उनकी दूसरी पसंद क्या होगी, पहली पसंद सी होगी, दूसरी पसंद पे ए, बी या डी होंगे, है या नहीं है? तो ए को 5, बी को 15। अब यहां देखो जरा ध्यान से, इन 20 में से 5 लोग ऐसे हैं जिनकी दूसरी पसंद क्या है, डी है, तो इनकी तीसरी चौथी पसंद भी तो कुछ रही होगी, तो इसकी तीसरी चौथी पसंद ए और बी में से एक होगी या नहीं होगी, हाँ ना बोलो? अब मान के चलो ए को 5 में से 3 लोगों ने पसंद किया था, या 2 लोगों ने पसंद किया था, और बी को पसंद किया था किसने, 3 लोगों ने। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, मैंने पहले ही कहा था कि कंफ्यूजिंग होगा, बस आपको ध्यान से चाहे तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो एक बार, है ना। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 20 लोगों ने सी को पसंद किया, पहली पसंद थी सी, 2 लोगों की दूसरी पसंद थी सी। इन 20 लोगों की जिनकी पहली पसंद सी थी, इनकी दूसरी पसंद ए और बी और डी में से एक होगी, है ना। यानी कि दूसरी पसंद में डी को कितने लोगों ने पसंद किया दूसरे फेज में, तो 5 लोगों ने। अब इन 5 लोगों की तीसरी पसंद क्या होगी, तो ए और बी में से होगी, हाँ या ना भाई? इन 5 लोगों की पहली पसंद तो सी होगी, दूसरी पसंद इनकी डी होगी, तीसरी पसंद ए या बी में से एक होगी। तो मान लो ए को इन 5 में से 2 लोगों ने तीसरे स्थान पर रखा, और बी को मान लो बी को कितने लोगों ने पसंद किया, 3 लोगों ने पसंद किया। ए को कितनों ने किया, 2 लोगों ने पसंद किया, इन 5 में से। बात समझ में आई नहीं? अरे हाँ ना बोलो। उसके बाद आ जाओ इन 2 पे, ये जो 2 यहां दिख रहे हैं। अब ये 2 वो हैं जिनकी दूसरी पसंद क्या है, सी है, तो इनकी पहली मतलब तीसरी और चौथी पसंद कौन सी रही होगी, ए या बी में से एक रही होगी, हाँ या ना भाई? 2 ऐसे लोग हैं जिनकी पहली पसंद तो डी थी, दूसरी पसंद सी थी, तो तीसरी चौथी पसंद इन दोनों में से कोई एक रही होगी ना। तो आप ये मान लो कि ए को एक ने पसंद किया और बी को भी एक ने पसंद किया, तो बट गई ना, बट गई। अब काउंट करो सारे, अब ए की वोट काउंट करो। ए की कितनी थी, 42। ए को यहां कितनी मिल गई, 5। ए को और कितनी मिली, 2, ये रही 5 और 2 हो गए ना, और यहां कितनी मिल गई, 1, ठीक है। फिर आ जाओ बी पे, बी की कितनी थी यहां, 36। 36 के बाद यहां कितनी मिल गई, 15। 15 के बाद बी को यहां कितने मिल गए, 3, और यहां कितना मिल गया, 1, है ना। और डी तो सी तो भारी हो गया। तो अब इन्हें काउंट करो,
42 और 5 47 और 2 49 और 1 50। इसे कितनी मिली? इसे तो बहुत ज़्यादा मिल गया। 3 और 1 4, तो आप कह लो 19, यानी कि 36 और 19 कितने हो गए? तो 5, 3 और 4 1 5, यानी कि 55। तो बस बी बन गया प्रेसिडेंट 55 वोटों के साथ। 51 से ज़्यादा हो गया ना, तो 55 वोटों के साथ कौन जीत गया? बी जीत गया। ये है प्रोसेस राष्ट्रपति के चुनाव का, ऐसे निकालते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। अब प्रॉब्लम तो ये है कि भाई इतनी बड़ी समझ क्या सब में है? देखो, सभी को वोटिंग करने से पहले समझाया जाता है कि भाई ऐसे वोट होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग गड़बड़ कर दी, किसी ने अपना उल्टे सुद्दे भर दिए पसंद, है ना, बाद में दिक्कत परेशानी हो जाती है, तो कुछ के खारिज भी हो जाते हैं, है या नहीं है? तो ऐसे निकालते हैं, ये है सारा प्रोसेस। इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। बताओ जी, बात समझ में आई नहीं है? एक बार में तो समझ में नहीं आएगी, तो ऐसा करना, आप लोग इसको एक बार फिर से वीडियो को चला कर देखना। मैं एक बार फिर भी रिवाइज करा देता हूँ। देखो, 4 लोग थे, ए बी सी डी, 100 वोट थी हमारे पास। 100 में से ए को 40, बी को 30, सी को 20, डी को 10। सबसे कम वोट किसे मिली? डी को। तो इन 10 लोगों की पहली पसंद थी डी, ठीक है, डी बाहर हो गया। अब चेक करेंगे कि इन 10 लोगों की दूसरी, तीसरी और चौथी पसंद कौन सी थी, तो वोट देख लेंगे उनकी। इन 10 लोगों ने, मान लो ए को, इन 10 में से ए को कितने लोगों ने पसंद किया? 2 ने, दूसरे स्थान पर। और 10 में से बी को कितनों ने पसंद किया? 6 ने। 10 में से सी को कितनों ने पसंद किया? 2 ने। तो दूसरे स्थान पर इनको रख दिया, ठीक है। तो ऐसे जब इनको काउंट करोगे, इन सारों को इनमें जोड़ दोगे, यानी कि 10 वोट बटेगी इन सभी में, ट्रांसफर होगी, तो ये जोड़कर ये सीक्वेंस आ गया। अब 20 तो सी के पास थी, अब सी को और कितने लोगों ने पसंद किया? इन 10 में से 2 ने और पसंद कर दिया, तो 20 और 2 22, ठीक है। अब आ जाओ 20 पे। 20 वो लोग हैं जिनकी पहली पसंद सी थी, ठीक है। तो इन 20 में से जिनकी पहली पसंद सी थी, उनकी दूसरी पसंद क्या आ रही होगी? या तो ए, या बी, या डी। जब काउंटिंग की गई तो ए को पसंद किया 5 में से, इन 20 में से, बी को पसंद किया था 15 ने, और डी को पसंद किया था 5 में से। लेकिन डी तो रेस से बाहर है, तो डी के मत तो काउंट नहीं होने के, तो डी के जो डी के मत थे वो फिर से डिवाइड हो जाएंगे। अब जब इन 20 लोगों की पहली पसंद सी थी, दूसरी पसंद डी थी, तो तीसरी पसंद इन 20 में से किसकी रही होगी? तो या तो ए या बी। तो इन 5 में से ए को 2 ने पसंद किया, और इन 5 में से बी को कितनों ने? 3 ने पसंद किया। बाकी ये 2 वोट थी। इन 2 वोट में, इन 2 वोट देखो ध्यान से, पहली पसंद डी थी, इन 2 की दूसरी पसंद सी थी, तो तीसरी चौथी पसंद कौन सी रही होगी? ए बी में से रही होगी। तो मान लो एक एक इन्हें मिल गई। जब इन सारी वोट को जोड़ा गया तो ए की वोट आई 50, बी की वोट आई 55, और बी बन गया राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है या नहीं है? ऐसे निकालते हैं, ऐसे होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन, या राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, प्रोसेस ये है, ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले एक विधायक के मत का मूल्य निकालते हैं, फिर एक सांसद के मत का मूल्य निकालते हैं, जितने भी वोटर्स निकल कर आते हैं उनके पास कितनी वोट है वो निकालते हैं, वैध मत निकालते हैं, वैध मत के बाद मतलब कोटा निर्धारित कर देते हैं, और बस फिर वोटिंग और काउंटिंग, और ऐसे चुन लिया जाता है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसे निकालते हैं। यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इतने मैं जरा क्वेश्चन सेट कर लूँ, है तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो चलो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं अब उसको देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा आपने, है ना। तो ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। तो आप यहां देखो, मेरा तो यहां पे है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। यार पहले ही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि चुनाव मंडल में कौन कौन सदस्य वोट डालने जाएंगे, कौन करेगा वोट। तो एक तो हो गया आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के सदस्य होंगे, और प्लस विधान सभा के सदस्य होंगे। 2 केंद्र शासित प्रदेश के हो जाएंगे, 2 यूनियन टेरिटरी के हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन में दिया है लोकसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल होंगे, राज्यसभा के बिल्कुल, राज्य विधान सभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल हो जाएंगे, राज्य विधान परिषद ये नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 और 3।
तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो आप यहां देखो, मैं इसको आगे कर लेता हूं। इसने कहा है भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। देखो यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा? नहीं यार, कैसी बात कर रहा है, केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा? बावला होगा का? अरे दोनों सदन कह रहा हूं, दोनों सदन पार्टिसिपेट करते हैं, ये केवल केवल की बात कर रहा, तो ए बी तो खत्म। केवल राज्य विधानसभा और लोकसभा? अरे राज्य विधानसभा तो है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी तो है, तो सी भी खत्म। डी देखो, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल ये सही है। इसने देखो यहां विधानसभा भी दे दिया, लोकसभा भी दे दिया और राज्यसभा भी दे दिया, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया होगा, मैं यहां कर लेता हूं। यह कहता है भारत के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया? कल की क्लास में बढ़िया तरीके से बताया था। कौन सा संशोधन हुआ था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में यूनियन टेरिटरीज भी भाग लेगी, और दो यूनियन टेरिटरीज जोड़ी गई थी, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी। तो दिल्ली को, कहने का मतलब इस यूनियन टेरिटरीज को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 70वां, 1992। तो आंसर हो जाएगा इसका 70वां, यानी कि फर्स्ट। तीसरे का हो जाएगा पहला। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? अरे भाई ये तो सिंपल सा है, राष्ट्रपति हो गया ना, तो इसका हो जाएगा तीसरा। पांचवा देखते हैं, संघ की कार्यकारी शक्ति में कौन निहित होता है? तो obvious सी बात है, दूसरा राष्ट्रपति, तो इसका भी क्या हो जाएगा? सेकंड। अगला देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसने कहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सत्य है? राष्ट्रपति के चुनाव में, चलो पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति लागू की गई। अभी बताया यार, तो पहला तो सही हो गया, ठीक है। दूसरा, यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा में कुछ स्थान खाली हैं या किसी राज्य की विधानसभा भंग है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव को अधिकतम 6 माह तक टाला जा सकता है ना। मैंने अभी बताया था, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, चाहे कोई ना हो, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जितने आएंगे उतनों से होगा, तो टलेगा नहीं। तो ये क्या हो गया? दूसरा गलत हो गया, नहीं हो सकता। प्रत्येक मतदाता को मत देते समय अपनी वरीयताओं का अंकन करना होता है। अभी तो बताया था यार कि सब लोग अपनी वरीयता बताएंगे, पहले नंबर पर किसे पसंद करते हैं, दूसरे पर किसे, तीसरे पर किसे और चौथे पर किसे। तो बिल्कुल होता है, तीसरा सही है, पहला सही है, तीसरा सही है। चौथा, विधायकों के मतों की गणना करने के लिए राज्य को जनसंख्या की आशय 2001 की जनसंख्या ना 1971 की जनसंख्या चाहिए, अभी बताया था। तो इसका 1 और 3 सही है, यानी कि ए सही हो जाएगा। तो छठे का आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ रहा है ना? तो जब अच्छे से पढ़ाओ टॉपिक तो इजीली हो जाता है सारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है, मैंने अभी तो बताया था भाई। यूपी का कितना निकल कर आया था? 208। ऐसे ही और राज्यों का निकल कर आ जाएगा, सिंपल। तो अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के वोट के मूल्य से अधिक होता है। मैंने पहले ही बताया है कि पैरिटी होगी, समतुल्यता होगी, दोनों की भूमिका बराबर होगी, तो ज़्यादा और कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 2 तो गलत ही हो गया, तो इसका केवल ए सही हो जाएगा। तो इसका 7वें का हो जाएगा ए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने दोनों क्लासेस ध्यान से समझी हैं तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको मुझबानी याद हो गए होंगे, है ना। तो बस ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया आर्टिकल 55 समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू, टाटा।